नाग अश्विन इज कुकिंग रियली समथिंग गुड और कल की 2898 AD इस सदी की सबसे इम्पोर्टेंट और एपिक फिल्म हो सकती है। Biggest spectacle that has come out of India. You're creating a whole sci-fi universe. Character, the world, all of it is so new. This is a car that was specially crafted for the movie Kalki 2898 AD. You'll really understand it and watch Amit Ji perform, Prabhas perform. जब से कल की 2898 AD का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है एंड आज की इस वीडियो में हम उसके ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी स्टोरी को प्रेडिक्ट करेंगे, ट्रेलर कैसा लुक और फील दे रहा है इसके बारे में बात करेंगे, उसके वर्ल्ड बिल्डिंग, VFX, एक्टर्स, उसका महाभारत की मिथोलॉजी से क्या कनेक्शन है, कल की 2898 AD की मार्केटिंग और हाइप किस तरीके से उसको एक अलग लेवल पर ले जाने का काम कर रही है और इस कल की फिल्म के ट्रेलर को आने के बाद क्या मेरी और आपकी राय एक ही पेज पर है, ये सभी चीजें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर की। तो क्या इस फिल्म का ट्रेलर 3 मिनट का होने के बावजूद वो सारी चीजें डिलीवर कर पाता है जो एक ट्रेलर में होनी चाहिए, या फिर इसका ट्रेलर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है एंड उन्होंने कुछ ज्यादा ही रिवील कर दिया है। जब ट्रेलर स्टार्ट होता है हमें एक फ्यूचरिस्टिक व्हीकल दिखाया जाता है जिस पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो व्हीकल अपने व्हील्स पर नहीं चल रहा होता बल्कि जमीन पर फ्लोट हो रहा होता है। और उसके बाद हमें एक डायलॉग सुनने के लिए मिलता है कि ये है काशी शहर, दुनिया का सबसे पहला और दुनिया का सबसे आखिरी शहर। बहुत सारी सभ्यताओं के अंदर काशी को दुनिया की पहली सिविलाइजेशन बताया गया था और इस ट्रेलर के अंदर अब जो काशी है 2898 AD में वो दुनिया का आखिरी शहर है। पूरी दुनिया से अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग अब इस काशी शहर के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस व्हीकल के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं एंड उसमें से एक कैरेक्टर एक बहुत बड़े इन्वर्टेड पिरामिड को देखकर ये कहता है कि शायद ऊपर पानी हो सकता है। तो वहीं पर दूसरा कैरेक्टर कहता है कि जब पूरी दुनिया से तुम सब कुछ छीन लोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ तो होगा ही। तो इसका मतलब ये है कि अब उस काशी के शहर में एक फैसिस्ट रूलर का राज चल रहा है जो नॉर्मल लोगों से सब कुछ छीन लेता है एंड फिर उनको कम मात्रा में वो चीजें देता होगा। अब यही चीजें आपने मैड मैक्स फिल्म के अंदर भी देखी होगी जहां पर लोग यही बात करते हैं कि ऊपर पानी होगा। अब इस वाले ट्रेलर के अंदर ना और पूरी कल की 2898 AD फिल्म के अंदर आपको बहुत सारी फिल्म्स के रिजेम्बलेंस मिलेंगे, उनके डायलॉग से लेकर उनके लुक से लेकर, जहां पर प्रभास का लुक बहुत ज्यादा ड्यून के लुक से इंस्पायर्ड है। वहां पर यास्निक नाम का एक बहुत ही क्रूअल रूलर राज करता है जिसको ट्रेलर के एंड में दिखाया जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है। उसके बाद हमें अश्वत्थामा को दिखाया जाता है जो काशी के आउटस्कर्ट्स में एक मंदिर में बैठा होता है जहां पर राया नाम का लड़का आता है जिसे हमने फर्स्ट लुक वाली वीडियो में देखा था। वो वहां पर आकर अश्वत्थामा से ये कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर्स देखी हैं, तुम अपनी पावर्स से बहुत सारे लोगों को बचा सकते हो। लेकिन अश्वत्थामा उसे ये बोलता है कि मेरा कर्तव्य सिर्फ एक जान को बचाना है एंड वो है कल की अवतार, जिसको दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर पैदा करेगा बिकॉज जब उनका कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है तो वो प्रेग्नेंट होती हैं। उसके बाद हमें बुज्जी और भैरव ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। अब इसमें भैरवा जो है वो एक बाउंटी हंटर है और वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड और ग्रीडी कैरेक्टर है। वो भी काशी में ही रहता है और एक बाउंटी हंटर होता है। तो उसको टास्क मिलता है कि मुझे दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को यास्निक नाम के उस रूलर तक लेकर जाना है जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा मिलेगा। बट ये करना इतना आसान नहीं है बिकॉज जैसे ही भैरवा का कैरेक्टर दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के सामने जाकर हाय बोलता है, एकदम से पीछे से अश्वत्थामा उसे वहां से उठाकर फेंक देते हैं। और जब ये सीन हमारे सामने आता है तो आप अश्वत्थामा के कैरेक्टर का जो हाथ है उसका साइज देख सकते हो कि वो कितना बड़ा था। और जब वो भैरवा के सामने खड़ा भी होता है तो भी आप उन दोनों के बीच के साइज का स्टार्क डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। अब ये महाभारत की स्टोरीज में ये बताया गया है कि अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर था वो 12 फीट लंबा था और इस ट्रेलर के अंदर आपको 2-3 शॉट्स ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। एक तो जहां पर अश्वत्थामा के कैरेक्टर को गार्ड्स ने पकड़ा हुआ होता है, इतने लंबे लग रहे होते हैं उनसे। उसके बाद ही एक और शॉट में जब अश्वत्थामा का कैरेक्टर भैरव पकड़कर उन वॉल्स के थ्रू निकलता
होता है तो भी वो कितना बड़ा लगता है, उन दोनों के बीच में कितना बड़ा साइज का डिफरेंस था। अब मुझे जो लगता है कि काशी के अंदर अब एक बहुत ही इविल रूल एस्टैब्लिश हो चुका है यास्निक के द्वारा, और अब वो वहां पर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। अब जिस सिविलाइजेशन या जिस ट्राइब के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उसी ट्राइब से मुझे लगता है जो भैरवा का कैरेक्टर है होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा ग्रीडी कैरेक्टर है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब ऐसा हो सकता है कि उसी काशी के अंदर उन्होंने एक इंटरनल आर्मी बना ली होगी, इविल रूलर के खिलाफ फाइट करते होंगे, लेकिन वो जो इविल रूलर है यास्निक, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये पूरी ट्राइब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकती। अश्वत्थामा का कैरेक्टर यहाँ पर आया है। अब मुझे लगता है कि ये उस ट्राइब की मदद करेगा उस इविल रूलर के खिलाफ, और एंड में जाते जाते कुछ ऐसा होगा जो भैरव का कैरेक्टर है वो अश्वत्थामा के कैरेक्टर के साथ मिलके दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को बचाते हुए, बिकॉज उसके पास जो बच्चा है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस फिल्म के अंदर, बिकॉज अश्वत्थामा खुद ये कहते हैं तुम्हारे अंदर जो बच्चे का अंश है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो खुद एक भगवान है। तो अब सबसे पहले इस ट्रेलर के लुक और फील की बात करते हैं। तो जैसा कि ये फिल्म 2898 AD में सेट है, यानी कि अब से 874 इयर्स अहेड ऑफ टाइम, तो उस समय में टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी होंगी। अब वो सारी एडवांसमेंट ना इस ट्रेलर के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई जाती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भैरवा का AI कंपेनियन कार जिसका नाम है बुज्जी। अब वो एक बहुत ही विटी सा कैरेक्टर है जो अपने मालिक को रोस्ट भी करता है, लेकिन उसको बाउंटी की इन्फॉर्मेशन भी देता है। इसका और बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलता है, जहां पर एक ट्रक जैसा व्हीकल आता है, लेकिन उसके अंदर व्हील्स नहीं होते, वो जमीन पर फ्लोट कर रहा होता है, और इसके अंदर फ्लाइंग स्पेसशिप होती हैं, और लोगों के कॉम्बैट करने के तरीके भी काफी एडवांस होते हैं, उनकी कॉस्ट्यूम काफी एडवांस होती है, एंड उनकी जो गन्स भी होती हैं जो वो हाथ में पकड़े हुए होते हैं वो भी काफी ज्यादा एडवांस्ड होती है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर ना एक फ्यूचर डिस्टोपियन एरा का जो लुक है वो मुझे काफी अच्छा लगा इससे। बट पता नहीं क्यों यार, मुझे ना इस फिल्म की सोल में ना बहुत ज्यादा कमी लग रही है। एक तो इस ट्रेलर के अंदर जो म्यूजिक दिखाया गया है ना, मुझे वो उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक हो रहा है, और ये सब चीजें ना मैं सिर्फ ट्रेलर को देखकर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म भी ऐसी होने वाली है, और हो सकता है ये ट्रेलर सिर्फ फिल्म का 1% हो, और मैं भी ऐसे ही उम्मीद करता हूँ। बट जो मैंने स्टोरी प्रेडिक्ट करी है, जो मैंने इस ट्रेलर में देखा है, जो मैंने इससे पहले वाले इसके लुक्स में, अश्वत्थामा के फर्स्ट लुक में जिसको अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है, जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, उनके अलावा मुझे ना अंदर से उतना कुछ फील नहीं हुआ। एक्साइटमेंट और हाइप दोनों ही। जब से अश्वत्थामा के फर्स्ट लुक वाली वीडियो रिलीज हुई है और जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ है, मैं एक बात तो गारंटी से कह सकता हूँ, अमिताभ बच्चन सर का जो कैरेक्टर है भाई, उसने मेरे को इतना ज्यादा एक्साइट कर दिया है। आई थिंक वो इस फिल्म की सबसे बेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होने वाले हैं। चाहे वो उनका महाभारत वाला यंग लुक हो, चाहे वो उनका अश्वत्थामा का एक ओल्ड लुक हो, भाई वो हर एक चीज में ना एक्सेल कर रहे हैं, और 80+ एज में आकर इस तरीके के रोल करना एंड उसको ब्रिलियंट तरीके से करना, यार ही इज जस्ट अमेजिंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अमिताभ बच्चन ही इस फिल्म की एक USP है, और इस फिल्म का सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट वही हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू सी कि कैसे महाभारत की कहानी को इस फ्यूचर की कहानी के साथ पिरोया जाता है, क्योंकि मेरे लिए ना सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट की बात वही है। अब इसके वर्ल्ड बिल्डिंग और VFX के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अब देखो, इसका वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद आया। इसका जो एक वार्म लुक है, एक डिस्टोपियन एरा का जो लुक है, मुझे वो बहुत पसंद आया। एंड इस फिल्म के अंदर जितने भी VFX दिखाए जाते हैं, सिर्फ एक वो ट्रेलर के लास्ट वाले शॉट को छोड़कर, जहां पर भैरवा का कैरेक्टर बुज्जी से एकदम से लॉन्च करता है, सिर्फ उस शॉट को छोड़कर मुझे इस फिल्म का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है और VFX है, अभी तक इस ट्रेलर को देखकर और पहले जितने भी ग्लिम्सेस हमें दिखाए गए हैं उनको देखकर, तो मुझे उनमें कुछ खास कमी नहीं लग रही, और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इंडियन सिनेमा के अंदर बात करूं, बहुत सारी फिल्म से आगे निकल जाती है, लेकिन अगर हम इसे एक ग्लोबल स्केल पर देखें तब हमें इसके अंदर थोड़ी कमियां दिखने लगेंगी। और इंडियन मूवीज में जो कि इस स्केल की होती हैं, उसमें एक सबसे बड़ी
कमी यही रह जाती है कि उनका जो VFX होता है, उनके जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, VFX और स्पेशल इफेक्ट्स में काफी डिफरेंस है। इन चीजों में ना थोड़ा सा हम लोग मार खा जाते हैं। ये चीज तो हम सभी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसमें इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। काशी के और उस कॉम्प्लेक्स के जितने भी शॉट्स दिखाए जाते हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा डिटेल रिच लगे, बिकॉज अगर आप उनको जूम करके देखोगे तो उसमें छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करी गई हैं जो बहुत इमर्सिव एनवायरनमेंट बना देती हैं। और ये जो डिटेल्स ऐड करी जाती है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सिग्निफिकेंसेस होते हैं, कल्चरल रेफरेंसेस होते हैं। अब उन सभी कल्चरल रेफरेंसेस के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो है इसकी मार्केटिंग और इसकी हाइप। इसकी मार्केटिंग ना अभी तक मुझे किसी भी इंडियन फिल्म में सबसे ज्यादा बेटर लगी है। ये ना बहुत ही यूनिक तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत फ्रेश लग रही है मुझे इनकी मार्केटिंग। बिकॉज जब कभी भी इतने बड़े स्केल की कोई मूवी बनती है इंडिया के अंदर, चाहे वो प्रभास को लेकर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन को लेकर हो, चाहे वो कमल हसन को लेकर हो, तो फिल्म का जो प्रमोशन होता है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो बड़ा एक्टर। लेकिन इस फिल्म के अंदर हमें कुछ अलग ही देखने के लिए मिल रहा है। इस फिल्म के लिए जो उन्होंने बुज्जी जो कार बनाई है वो है इस फिल्म की सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि एक कार इतनी बड़ी फिल्म को प्रमोट करने में, उसको मार्केट करने में इतना बड़ा रोल प्ले करेगी। और इंडियन सिनेमा के अंदर जब ऐसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट वाली फिल्म बनती है ना, उसके अंदर आपको एक बड़े स्टार को कास्ट करना पड़ता है, फिल्म को उसी तरीके से मार्केट करना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि इतने बड़े रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर जब आप फिल्म बनाते हो तो फिर आपको एक बड़े स्टार को कास्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो वो फिल्म चलती ही नहीं है, लोग उसे देखने ही नहीं जाते। इस चीज को अनुराग कश्यप ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बहुत अच्छे से बताया। अब हिंदी फिल्म जो है वो 500 और 800 करोड़ कमाना चाहती है, वो फिल्म नहीं बनाना चाहता। वो 500-800 करोड़ कमाने के लिए आपको सबसे पहले तो पिक्चर डम डाउन करनी पड़ती है, फिर आप स्टोरी सैक्रिफाइस करते हो, आप सब कुछ सैक्रिफाइस करते हो। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी ज्यादा मार्केटिंग के बाद, इतने बढ़िया बढ़िया प्रमोशंस के बाद भी इस फिल्म की हाइप क्यों नहीं बन रही यार? बिकॉज ऐसा नहीं है कि इस फिल्म की हाइप नहीं है, लेकिन जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी इस फिल्म की हाइप मुझे तो नहीं दिख रही। बिकॉज अभी सिर्फ 15 दिन बचे हैं इस फिल्म को रिलीज होने में, और उससे पहले जो हाइप होनी चाहिए थी इस फिल्म की, इसके कॉन्सेप्ट को लेकर जो इतना फ्रेश है, इतना यूनिक है, उस हिसाब से इसके ट्रेलर पर आपको उतने व्यूज देखने के लिए नहीं मिलते, जो इसकी हाइप के बारे में हमें बहुत अच्छे से बता देते हैं। अगर ये फिल्म अपने बजट से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा बिजनेस करती है। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत रेयर है यार, ऐसा डायरेक्टर ड्रिवन कॉन्सेप्ट आपको इंडियन सिनेमा में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में और ज्यादा बात होनी चाहिए। सो नाउ व्हेन आई हैव टू कंक्लूड दिस वीडियो एंड ट्रेलर, मुझे क्या लगता है, क्या मुझे इस फिल्म के ट्रेलर ने और ज्यादा एक्साइट किया या डिसअपॉइंट किया? अगर आपने अभी तक ये पूरी वीडियो देखी है तो आप मेरा जवाब समझ गए होंगे। मेरा जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। अब हाँ में क्यों है, सबसे पहले ये बताता हूँ। देखो, VFX, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर के अंदर डिटेल और स्टोरी सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और ये फिल्म ना हमें कुछ बहुत ही यूनिक और फ्रेश सा पर्सपेक्टिव, कुछ बढ़िया यूनिक स्टोरी हमारे सामने रख रही है, जो इंडियन सिनेमा के अंदर ना आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। ऊपर से ये एक डायरेक्टर ड्रिवन मूवी है। हम लोग नाग अश्विन का जो विजन है इस फिल्म को लेकर, उसको देखने के लिए एक्साइटेड है। ये चीज इंडियन सिनेमा में बहुत कम होती है, इसीलिए मैं इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। किन मामलों में मुझे इस ट्रेलर ने डिसअपॉइंट किया? देखो, ये सब वर्ल्ड बिल्डिंग, VFX और कैरेक्टर की डिटेल, ये सब बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार फिल्म का ना सोल मुझे मिसिंग लग रहा है। आई होप कि ऐसा ना हो, इसकी स्टोरी बहुत रिच हो, बहुत डीप हो, बिकॉज जिस टॉपिक को ये टच कर रही है महाभारत के, उसके अंदर आप किसी भी कैरेक्टर को उठा लो, वो इतना डीप कैरेक्टर होता है, उसके अलग अलग कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, उसका बहुत बढ़िया आर्क देखने के लिए मिलेगा आपको हर एक कैरेक्टर का। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो स्टोरी है महाभारत की, अब इसको साइंस फिक्शन के साथ फ्यूज कर रहे हैं, तो एक ऐसा प्रोडक्ट देखने के लिए मिले जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन दे। एंड आई really hope that Nag Ashwin is cooking something really good। आपके क्या व्यूज है इस ट्रेलर को लेकर? भाई कमेंट जरूर करना, तुम कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए, तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा? क्या तुम्हें इस फिल्म में प्रभास फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? और अमिताभ बच्चन सर को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, वो सभी तुम मुझे कमेंट करके अभी बताओ भाई। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको स्क्रीन पर आ रही मलयालम सिनेमा की ये डिटेल्ड एनालिसिस जरूर पसंद आएगी, जहां पर मैंने मलयालम सिनेमा के सडन राइज और फेम के बारे में बात की है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।